स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस, आपका यूनिट 1, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4, जो पेज नंबर 6 के ऊपर लिखा है, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। 15 मार्क का ये क्वेश्चन है, समझ लो। अगर ओल्ड पेपर स्टाइल रहेगी तो ये 15 मार्क के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। द बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब बिजनेस को कौन से मकसद से तुम एस्टेब्लिश करते हो, क्यों बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपने। तो द बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कैरिड ऑन बाय द पीपल, जो लोग चलाते हैं। उसमें कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स एंड मैनेजर्स। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब नियोजक, याद नहीं रहता लिख दो। थ्रू द पीपल, पहले क्या लिखा है, बाय द पीपल, यानी चलाने वाला कौन। फिर थ्रू द पीपल, मतलब चलाने वाले भले अलग है, उनके हाथ में कमान है, लेकिन असल काम करने वाले कौन, तो एम्प्लॉइज। असल काम करने वाले एम्प्लॉइज। एंड फॉर द पीपल, किसके लिए बिजनेस चला जाता है, तो हम अपने कस्टमर्स के लिए और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के भले के लिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। Therefore, the objective of the business are broadly categorized into following heads. पहले आता है देखो, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी बेसिक, जिंदा रहना, बराबर नहीं, सर्वाइवल बोलते हो इसको, टकी रहू के भाई ना। पहले ब्रॉडली का मतलब विस्तार पूर्वक, और कैटेगराइज यानी वर्गीकरण करूं। अब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, यानी टकी रहवा माटे बिजनेस में जिंदा रहोगे तो कुछ काम कर पाओगे। तो बिजनेस का जिंदा रहना मतलब बिजनेस का मार्केट में टिक जाना, सरवाइव करना बहुत जरूरी है, बराबर। अब आगे देखो, बिजनेस इंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनिक एंटिटी विच हैज इट्स ऑन इन्फेंसी। ओन इन्फेंसी, इन्फेंसी यानी बचपन। इन्फेंसी का मतलब है ना बचपन भी नहीं, बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं ना, 1 साल तक के, उसको इन्फेंट बोला जाता है। 0 से लेके 1 ईयर तक का जो बच्चा होता है ना, उसको अपने क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। फिर चाइल्डहुड यानी बचपन, एडल्टहुड जवानी, और मैच्योरिटी यानी फिर बुढ़ापा जो आता है। फर्स्टली एन एंटरप्राइज एम्स टू अचीव इट्स सर्वाइवल फॉर द कंटिन्यूअस बिजनेस एक्टिविटी। पहले आता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब कहीं कोई भी जगह पे अपने मार खाए बिना टिक जाए, बिजनेस को टिकाना, इसको बोला जाता है सर्वाइवल। बराबर। सेकेंडली, व्हेन द सर्वाइवल इज अचीव इट एम्स एट ग्रोथ एंड एक्सपांशन। एक बार सर्वाइवल हो गया, मतलब अपने पता चल गया कि हम बिजनेस अब चला सकते हैं, हम ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है, इस तरह की कंडीशन में अगर आ जाते तो उसके बाद में अपने ग्रोथ की बात करेंगे, वृद्धि, एक्सपांशन, विस्तरण। द ग्रोथ एंड एक्सपांशन कैन बी अचीव थ्रू प्रेस्टीज, गुडविल ऑफ द बिजनेस एंड रिकॉग्निशन। प्रेस्टीज से और रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब क्या, रिकॉग्निशन का मतलब तारीफ होना किसी जगह पे, पहचान मिलना जिसको बोलते हैं। फिर दूसरे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बात समझ लो कि अगर एमसीक्यू की एग्जाम हो ने तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बराबर। पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में फॉलोइंग आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें सबसे पहले आता है प्रॉफिट। बिजनेस एक्टिविटीज अर्निंग प्रॉफिट के लिए, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए हम करते हैं। ऑल द मोटिव्स ऑफ मोटिव्स बिहाइंड प्रॉफिट आर डिफरेंट इन डिफरेंट एंटरप्राइज। हर एंटरप्राइज प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव रखता है, लेकिन प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव के पीछे उसके अलग अलग मकसद हो सकते हो। जैसे कि प्रॉफिट कमाओ घर ले जाओ बात खत्म। दूसरा, प्रॉफिट कमाओ लेकिन साथ में प्रॉफिट के साथ में हम क्या करें, बिजनेस को बढ़ाएंगे भी, एक्सपांड भी करेंगे। तीसरा, प्रॉफिट कमाओ और मार्केट में एक स्टेटस बनाओ, राइट। इस तरह से प्रॉफिट के साथ दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी अपने रख सकते हैं। इन प्राइवेटली ओन्ड एंटरप्राइज द मोटिव बिहाइंड प्रॉफिट इज टू री इन्वेस्ट इट इन द बिजनेस फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। री इन्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, वापिस इन्वेस्टमेंट करना, पुनः रोका, उसको री इन्वेस्ट बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे,
प्रॉफिट जो भी कमाते हैं ना उसको अपने बिजनेस के अंदर वापस री इन्वेस्ट करेंगे, और वो भी किसके लिए, उसके ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए। In government-owned enterprise, the motive behind the profit is to generate sufficient resources for financial expansion or to satisfy some important social and economic needs. तो अगर गवर्नमेंट की बात करें, जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें गवर्नमेंट ओन यानी गवर्नमेंट की मालिकी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे हम सोशल और इकोनॉमिक नीड्स को लोगों की पूरा कर पाए। सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक। मतलब क्या, कि अगर अपने किसी सोसाइटी का बेटरमेंट चाहते हैं, किसी सोसाइटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए सोसाइटी में बहुत सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे मेडिकल सर्विस है, बराबर, ऐसे कितनी सारी हॉस्पिटल्स है जिसके अंदर पैसा नहीं लिया जाता, इलाज मुफ्त में किया जाता है, तो ये कौन चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है। तो गवर्नमेंट एक जगह प्रॉफिट कमाएगी, दूसरी जगह उसको कहाँ पे, ऐसे सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में इन्वेस्ट करेगी। द प्रॉफिट इज डेफिनेटली अ मेजर ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी according to Peter Drucker. The objective of any business is the achievement of sufficient profit that can cover the risk of economic activity. तो ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी बिजनेस का कम से कम इतना तो प्रॉफिट मिलना चाहिए कि जिससे हमने जो रिस्क लिया ने, बिजनेस चलाने का जो रिस्क लिया, वो रिस्क के सामने हमको इतना प्रॉफिट तो मिलना चाहिए कि हमको लगे कि हमने बेकार में रिस्क नहीं लिया है। बराबर, ये हुआ। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव देखो, पहला प्रॉफिट हो गया, इकोनॉमिक में पहला प्रॉफिट हो गया। अब दूसरा कौन सा, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स बढ़ाना, कस्टमर्स को क्रिएट करना। वी नो दैट बिजनेस इंक्लूड द ट्रांसफर, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू satisfy the needs of the customers. So the business will survive and grow only when there are enough customers to buy the products and services of the enterprise. अगर बराबर से कस्टमर्स हुए ना, तो बिजनेस क्या करेगा, आगे बढ़ पाएगा। तो कस्टमर क्रिएट करना तो होना चाहिए ना, कस्टमर तो बढ़ने चाहिए। तो इनफ कस्टमर यानी पूरा कस्टमर हुआ चाहिए। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करो, एमसीक्यू में आ सकता है। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट द कस्टमर। तो ये किसने बताया, ये पूछा जा सकता है। तो पीटर ड्रकर, क्या, कस्टमर को क्रिएट करना। कस्टमर अगर तुम्हारे नहीं है तो उसको तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करना। अ कस्टमर इज द फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस, पायो। ऑल द कस्टमर्स क्रिएट द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, सारे मिलके तुम्हारे प्रोडक्ट का मार्केट क्रिएट करेंगे। एंड फॉर एग्जाम्पल, पीपल बाय द फर्नीचर फॉर देयर होम्स। हियर द कस्टमर्स कैन बी इंडिविजुअल, कस्टमर कौन हो सकता है, एक इंडिविजुअल, एक इंसान। फैमिली, पूरी फैमिली के लिए टीवी खरीदते हो, पूरी फैमिली के लिए खरीदते हो। और हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो रॉ मटेरियल की तरह से तुम्हारे पास से कुछ को सीमेंट है, रेती, कपची, इन सबको यूज करते हैं। who buy the furniture और for furnish apartment, ये फर्नीचर के बिजनेस के लिए है। तो फर्नीचर घर के लिए खरीदे, तो एक इंसान अपने खुद के लिए टेबल खरीदेगा तो खुद के लिए खरीदेगा, राइट। उसके बाद में दूसरा, अगर वो सोफा सेट खरीदे तो पूरी फैमिली के लिए खरीदेगा। लेकिन अगर जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है वो सबको फ्री में अगर फर्नीचर के साथ में पूरा फ्लैट देना चाहता है तो वो उसके साथ में खरीदेगा। अब इनोवेशन, इनोवेशन लिखा ही है देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू, कोई नई चीज बाजार में लाना, इसको इनोवेशन बोला जाता है। द बिजनेस कैन बी एबल टू अचीव वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस थ्रू द इनोवेशन। पहले क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव दो, आगे देख लिया हमने। पहले तो क्या लिखा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा कौन सा था, क्रिएटिंग कस्टमर्स। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक दूसरा ऑब्जेक्टिव, वो है तुम्हारा इनोवेशन। बाजार में नई नई चीजें लाओगे तो कस्टमर तुम्हारी तरफ आएंगे। Business must provide newer and better products and services to the customers. नई प्रोडक्ट आनी चाहिए, अच्छी प्रोडक्ट आनी चाहिए, और सर्विस भी साथ में to the customer. For example, if customers do not have enough time for the cooking, then business must offer new products like microwave oven, oven नहीं बोलते उसको, oven, and better gadgets which provide speedy cooking. फटाफट खाना बन जाए ना, ऐसी चीजें अपने यहाँ पे ने रेडी टू कुक फूड इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है। दूसरी कंट्री में तो वो भी मिलते हैं। एक टिन आता है, टिन को है ना सीधा खोलने के बाद उसको खाली कढ़ाई में डाल दो, बन गया खाना।
5 मिनट में। टाइम नहीं होता लोगों के पास, इसलिए। तो यहाँ माइक्रोवेव ओवन और दूसरे गैजेट्स इसी काम के लिए होते हैं। इनोवेशन प्लेज मेजर रोल इन बिजनेस। इट लीड्स द सोसाइटी टुवर्ड्स चेंज थ्रू न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। पहले की सोसाइटी देखो और आज की सोसाइटी देखो, जमीन आसमान का फर्क है। बराबर। पहले की सोसाइटी में अगर एक दूसरे को साथ में कांटेक्ट करना हो तो घर तक जाना पड़ता था, फोन से कांटेक्ट कर सकते हो। तो सोसाइटी का टाइम बच रहा है यहाँ पे। बराबर कि नहीं? बट टुडे दे यूज एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल। देखो आगे लिखा है कि यहाँ पे पेट्रोल और डीजल ऑटोमोबाइल में यूज किए जाते थे, लेकिन आजकल क्या करते हैं, अपने एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल यानी सीएनजी को यूज करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एनवायरमेंट भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, दोनों चीजें। अब आते हैं थर्ड यानी सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव में नंबर 1 आता है सोशल यानी सामाजिक। अब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉफिट नहीं आता है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर प्रॉफिट के बिना हम बात कर रहे हैं। तो सप्लाई ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स। द सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द गुडविल क्रिएटेड बाय द बिजनेस एक्टिविटी इन द कम्युनिटी। अब डिजायर क्वालिटी मतलब जैसा कस्टमर मांगता है ना, ऐसी क्वालिटी के गुड्स दो। तो डिजायर क्वालिटी मतलब जैसा कस्टमर चाहता है वैसी क्वालिटी उसको मिलनी चाहिए। तो पहले गुडविल क्रिएट करनी है, मतलब मार्केट में तुम्हारी रेपुटेशन तुमको क्रिएट करनी है। इफ बिजनेस एक्टिविटीज अलर्ट अबाउट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, अगर उसको पता है बिजनेसमैन को कि लोगों की जरूरत क्या है, एंड इट प्रोड्यूसेस एंड सप्लाइज द गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द स्टैंडर्ड क्वालिटी, इट कैन क्रिएट द गुडविल इन द सोसाइटी। तो वो सोसाइटी में गुडविल क्रिएट हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, इफ बिजनेस एक्टिविटीज फेल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, देन इट कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन द सोसाइटी। यानी अगर उस सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करने में फुलफिल नहीं कर पाती है, मतलब तो बिजनेस मार्केट से निकल जाएगा। सोसाइटी को जो चाहिए वही मिलना चाहिए ना। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉफिटियरिंग एंड एंटी सोशल प्रैक्टिसेस। प्रॉफिटियरिंग यानी नफाखोरी। ऐसा करते हैं नहीं, ज्यादा से ज्यादा नफा कमाए लेकिन प्रोडक्ट अच्छी ना दे, उसको प्रॉफिटियरिंग बोला जाता है। और एंटी सोशल यानी समाज विरोधी। एंटी सोशल यानी क्या होता है, समाज विरोधी, यानी सोसाइटी के खिलाफ में जाके सोसाइटी का भला ना होने ऐसी एक्टिविटीज करें हम। इफ business enterprise aims to maximize the profit, then it is completely rational and legal also. रैशनल यानी समझदारी वाला काम, उसको रैशनल बोला जाता है। और लीगल भी यही है कि चलो अपने प्रॉफिट तो कमाना चाहिए सोसाइटी में, बट द बिजनेस एंटरप्राइज शुड नॉट डू ओवर चार्जिंग। लेकिन ज्यादा प्रॉफिट कमाने की बात है, एंड या तो प्रॉफिट ईयरिंग करने की बात है, तो जिसके अंदर क्या आता है, सिर्फ नफा कमाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं और कस्टमर को चीट करते हैं हम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए प्रॉफिट कमाना है, उसको प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट बोलेंगे। इज अपोजिट टू द सोशल ऑब्जेक्टिव्स, वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट थ्रू सर्विस इज मैचिंग विथ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब प्रॉफिट है लेकिन साथ में सर्विस भी देनी है, तो पहला सर्विस प्रोवाइड करो और बाद में प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव रखो। ये अगर हुआ नहीं तो तुम्हारे लिए बेटर है, राइट। मोर ओवर द बिजनेस enterprise should not make any kind of anti-social activities like होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब संग्रहखोरी, यानी अगर मैं किसी चीज को है ना संभाल के इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कल प्राइस बढ़ेगी तो मैं उसको बेचूंगा ज्यादा प्राइस के अंदर, और जानबूझ के आर्टिफिशियल स्कैरसिटी मतलब जानबूझ के बाजार में उसकी अछत क्रिएट कर रहा हूँ मैं, तो वो हो गया होर्डिंग। फिर उसके बाद में ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग यानी ज्यादा प्राइस के अंदर बेचना, बराबर ने। प्रिंटेड प्राइस अलग हो लेकिन ज्यादा प्राइस पे उसको बेचना। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि सामने वाले की डिमांड ज्यादा है और तुम्हारे पास गुड्स नहीं है, तब ऐसा किया जाता है। फिर आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस एक्टिविटी मस्ट ट्राई टू प्रोवाइड द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ऑन लार्ज स्केल इन द लेबर सरप्लस कंट्री लाइक इंडिया। अगर इंडिया के अंदर लेबर सरप्लस है, इसका मतलब हमारे यहाँ आदमी ज्यादा है लेकिन काम कम है लोगों के पास, तो हम क्या करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे लोग। समटाइम्स दीज ऑब्जेक्टिव में बी अपोजिट टू द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। कई बार ऐसा लगता है जैसे अगर मैं ज्यादा लोगों को रखूंगा और मशीन नहीं लाऊंगा, मशीन की जगह पे ज्यादा लोगों को रखूंगा, तो शायद मेरा प्रॉफिट कम हो जाए ना, क्योंकि मुझे क्या ज्यादा लोगों को पगार देना पड़ेगा और मशीन से ज्यादा अच्छा काम होता है, ज्यादा काम भी होता है।
तो ये दोनों चीजें कैसी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सम ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई द रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, काम से निकाल देना, काम ना होने की वजह से। सुनो ध्यान से, मैंने ऐसा नहीं बोला कि काम से निकाल देना सिर्फ अकेला, मैंने क्या बोला साथ में, काम ना होने की वजह से काम से निकाल देना। અને एकदम ચોખ્ખા ગુજરાતીમાં છટણી કહેવાય, छटनी, चटनी नहीं, राइट। पर अपने क्या याद रखेंगे कि डिमांड नहीं है तुम्हारे पास, प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है मार्केट, तो बनाओगे क्या, बनाएंगे नहीं, तो हम बनाएंगे नहीं तो आदमी को नौकरी पे जो रखा हो उसको निकालना पड़ेगा काम से। तो ये आ गया तुम्हारे लिए रिट्रेंचमेंट, बराबर ना। सो एज टू कट डाउन द कॉस्ट, दिस हैपेंस व्हेन मैन इज रिप्लेस्ड बाय सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स। कई बार ऐसा होता है कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आएगा ना, तो आदमी गए, उसकी जगह पे मशीन काम करेगा, बराबर ना। अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, मानवीय अभिगम रखो। फेयर डील्स टू एम्प्लॉइज, सबसे पहले तो एम्प्लॉइज के साथ में अच्छा सलूक करना। द कंसेप्ट ऑफ फेयर डील सजेस्ट दैट बोथ पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज शुड गेट फेयर थिंग्स इन रिटर्न। दोनों का फायदा होना चाहिए। तुम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखो और एम्प्लॉइज का फायदा ना देखो, ये गलत। दोनों का फायदा होना चाहिए। एम्प्लॉय would give their best performance when organization gives fair remuneration, wage, salary and incentive। यानी एम्प्लॉय सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, वो कब, जब अगर उसको अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा, वेजेस, सैलरी और इंसेंटिव, बेसिक एमिनिटीज, एमिनिटीज यानी फैसिलिटीज, एंड बेटर कंडीशंस ऑफ सर्विस, और अच्छी सर्विस मिले उनको। तो एमिनिटीज यानी फैसिलिटीज, जहाँ पे सर्विस करता है ना वो, उसके अंदर कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब हवा उजास होना चाहिए वहां पे। उसके बाद में पानी की फैसिलिटी बराबर से होनी चाहिए। हर तरह की फैसिलिटी तो नहीं मांगता, पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना वो तो उसके पास होनी चाहिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ पीपल, दूसरा ऑब्जेक्टिव इसके अंदर, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में दूसरा ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ पीपल पूछते हैं, ऐसा ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, और नीचे तीन गलत एक राइट आंसर, समझे ना, इस तरह से पूछा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ पीपल, बिजनेस एंटरप्राइज शुड प्रोवाइड फॉलोइंग अपॉर्चुनिटीज टू द एम्प्लॉइज फॉर द डेवलपमेंट। तो पहले तो कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एम्प्लॉइज शुड गेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड डेवलप न्यू स्किल्स एंड एबिलिटीज। उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि नई चीजें वो सीख पाए और उनकी एबिलिटी यानी काबिलियत को बढ़ा पाए। एम्प्लॉइज शुड गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ सुटेबल वर्क क्लाइमेट टू प्रूव देयर स्किल्स। अब उसके पास काम करने की काबिलियत है, लेकिन उसको काम करने के साधन नहीं प्रोवाइड करेंगे आप, उसके पास काम करने के लिए रॉ मटेरियल ना हो, उसके पास ऐसा माहौल ना हो, तो वो काम कैसे करेगा। इसलिए ये दोनों चीजें प्रोवाइड करनी है। पहले तो क्या, उसको स्किलफुल बनाना है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग देनी है उसको, और दूसरा उसको ऐसी फैसिलिटीज देनी है जिससे वो बराबर से काम कर पाए। फिर आता है उसके बाद में पार्टिसिपेशन। व्हेन एम्प्लॉइज आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग एट द लेवल्स, दे शो सम कमिटमेंट। जब एम्प्लॉइज को हम क्या काम देते हैं, ध्यान देना, हम उनको अलाउ करते हैं डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना। अब सवाल डिसीजन मेकिंग यानी क्या, डिसीजन मेकिंग का मतलब यानी जब भी कोई बड़ा डिसीजन लिया जाए ना, तब एम्प्लॉइज को साथ में रखना चाहिए। सबको साथ में नहीं रखते, वो लोग क्या करते हैं, तीन या तो चार एम्प्लॉइज में से जो सबसे ज्यादा रैशनल समझ वाले जो लोग हैं ना, उसको बुलाया जाता है मीटिंग के अंदर। दे शो सम कमिटमेंट, कमिटमेंट यानी समर्पण। दे गिव देयर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, वॉलंटरी अपनी मर्जी से वो लोग काम करेंगे। वो ऐसा नहीं मानेंगे कि किसी ने ऑर्डर दिया इसलिए हमको काम करना है। वो खुद की मर्जी से काम करेंगे, क्योंकि वो डिसीजन लेने में उनकी खुद की मर्जी भी थी, इसलिए। फिर आता है उसके बाद में जॉब सेटिस्फेक्शन। टू प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन, बिजनेस एंटरप्राइज शुड मेक द जॉब इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग। मोर ओवर, इट शुड रिमूव द अनप्लेजेंट वर्क। जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए क्या, जॉब यानी काम को आप इंटरेस्टिंग बनाओगे। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या किया जाता है, जिसको जो पसंद हो वही काम दिया जाए उसको, तो वो जॉब इंटरेस्टिंग लगेगा उसको। और अनप्लेजेंट वर्क नहीं कराना चाहिए। जो काम तुम दूसरों के पास से करा सकते हो,
वो काम तुम इसके पास से ना करो। जैसे मैनेजर को बोले तू झाड़ू लगा देना अपनी कैबिन, तो मैनेजर वो काम नहीं करेगा, वो मैनेजर है, तो उसके लिए किसी दूसरे आदमी को रखना पड़े। अब ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, नेशनल ऑब्जेक्टिव, जो एमसीक्यू में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। बिजनेस इन इंडिया हैज फॉलोइंग नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। पहले तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इसका मतलब क्या? सबका साथ सबका विकास, विकास और सबका विश्वास, तीनों चीज आ गई। सोशल जस्टिस मीन रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज। रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज मतलब एक आदमी सिर्फ पैसा कमाता जाए, दूसरे आदमी के पास पैसा ही ना मिले, तो ये गलत है, ये सोशल इनइक्वालिटी नहीं हुई। Business should give equal opportunity to all people to work in progress. It is there necessary to improve the conditions of backward and weaker sections of the society. क्या लिखा गया है? बैकवर्ड यानी जो पछात और वीकर सेक्शन है ना, उसके लिए क्या करना चाहिए? कंडीशन इनकी इम्प्रूव होनी चाहिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, जो ऐसे छोटे बिजनेसमैन है, उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। टू एनकरेज द स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स, द लार्ज बिजनेस हाउस शुड डू आउटसोर्सिंग। इसमें क्या लिखा है? पुट सोर्सिंग नहीं, आउटसोर्सिंग करो। आउटसोर्सिंग एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ देयर बिजनेस टू द स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स। इसका मतलब ये कि आउटसोर्सिंग का मतलब सारे काम हम नहीं करेंगे, कुछ काम दूसरों को सौंप देंगे। जैसे इतनी बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती, कुछ पार्ट्स दूसरी कंपनी के पास से लेती है। नाउ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज, यानी जो देश चाहता है ना, वो चीजें प्रोड्यूस करे। प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकता। द नेशनल प्रायोरिटीज इन इंडिया इंक्लूड फॉलोइंग एलिमेंट्स। देयर शुड बी डेवलपमेंट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज। उन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जरूरी है जो एग्रीकल्चर को इनपुट यानी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे। तो एग्रीकल्चर के लिए आपको अगर ट्रैक्टर की जरूरत है, तो वो बनाने वाली कंपनी इंडिया में होनी चाहिए। अगर फर्टिलाइजर की जरूरत है यानी खादर, तो वो बनाने वाली इंडस्ट्री होनी चाहिए, बराबर ना? There should be production of machinery and equipment which are necessary to increase the production of goods and services. पहले इंडिया में कोई मशीन नहीं बनता था, लेकिन धीमे धीमे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, और इंडिया में अब सारे मशीन्स इंडिया में बनते हैं। कुछ मशीन्स के लिए हम जर्मनी के अंदर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते, फिर उसके बाद में यहीं पे उसको बनाना और उसको रिपेयर करना शुरू करते। फिर नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी इन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब आत्मनिर्भरता, मीन्स नेशन डिपेंड्स अपॉन इटसेल्फ फॉर इट्स रिक्वायरमेंट, यानी खुद की जरूरत है नेशन खुद ही पूरा करे, बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े हमको। A nation can become fully self-sufficient only when it has sufficient resource, मशीनरी हो, टूल्स हो, रॉ मटेरियल, फाइनेंस मैन, ये सब चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। सफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय इट्स पीपल फॉर देयर कंजम्पशन। और गुड्स एंड सर्विसेज का बराबर से प्रोडक्शन होना भी जरूरी है। सेल्फ सफिशिएंट जरूरी है, क्योंकि मशीन अगर खुद बनाएंगे तो ही चीजों को खुद बना पाएंगे। अ सेल्फ सफिशिएंट नेशन कैन डू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, आयात अवेजीकरण। मतलब मैं जो चीज पहले बाहर से मंगवाता था, अब मैं कंट्री में प्रोड्यूस कर लेता हूँ। जिसका पहले इंपोर्ट होता था, वो चीज अब कंट्री में प्रोड्यूस हो जाती है, उसको इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बोला जाता है। एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट का मतलब पहले जो मंगाते तब भेजेंगे दूसरी कंट्री में, ऐसा। फिर आता है उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सनल। स्किल फॉर्मेशन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्किल फॉर्मेशन मतलब आपको लायक बना, आपके अंदर वो काबिलियत आनी चाहिए जैसा काम मैं आपको सौंप रहा हूँ, बराबर। तो द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप इसका मतलब क्या होता है? किसी को सिखाओ उम्मीदवार की तरह से रखना, बराबर नहीं? सिखाओ कारीगरी, हम लोग को अप्रेंटिसशिप प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्किल फॉर्मेशन ऑफ पीपल। तो लोगों के स्किल को फॉर्मेट करने के लिए यानी फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, हमको उनको पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इसीलिए तो लोग क्या करते हैं, 6-6 महीने के ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं ना, फिर 6 महीने के बाद डिसाइड करेगी कंपनी की इसको काम पे रखना है कि नहीं रखना है। तो ये हर बिजनेस के अंदर होता है। तुम जिस तरह के अकाउंट्स में स्टेट या तो स्टेट्स में सम करते हो, क्या प्रैक्टिकली ऐसे सम आएंगे? नहीं आते, एकदम अलग आते हैं। पैसों के अंदर भी होता है कई बार।
उसको राउंड ऑफ करना कैसे, वो भी आपको समझना पड़ेगा। 2013 की कंपनी एक्ट के आने के बाद बहुत सारी बातें चेंज हुई है। पहले पैसों के अंदर 40 पैसे तो 40 पैसे टैक्स के भरने पड़े, अब 40 पैसे नहीं लेते वो लोग, वो नियरेस्ट रुपी में कर देते, यानी ऑटोमेटिक हो जाता है। आप सिस्टम के अंदर अपनी अमाउंट डालोगे ना, उसके बाद में टैक्स का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर पता चलता है इतना टैक्स आपको भरने का आएगा, पर वो पॉइंट में नहीं आता कभी भी, वो नियरेस्ट जीरो में आ जाता है, बराबर नहीं। तो ये हुआ डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सनल। तो हमने कितने ऑब्जेक्टिव्स देखे, टोटल 5, मेन 5 है, उसके अंदर दूसरे सब ऑब्जेक्टिव्स दूसरे। तो ये क्वेश्चन आज के लिए अपना कंप्लीट हुआ। अब एक और क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन होगा तो डेली 1, डेली 2, और बड़ा क्वेश्चन होगा तो खाली एक क्वेश्चन। इसी तरह से अपने धीमे धीमे आगे बढ़। अब अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 8, फर्स्ट यूनिट के अंदर ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का है। ये क्वेश्चन इन केस अगर एमसीक्यू की एग्जाम होती है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से काफी सारे एमसीक्यूज निकलते हैं। तो एक्सप्लेन इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का डिवीजन, इसका मतलब बिजनेस किस तरह से अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। और बिजनेस एक्टिविटीज में भी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, एक का नाम इंडस्ट्री और दूसरे का नाम कॉमर्स। अब हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री मीन्स, अंडरलाइन करो, दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटी, यानी बिजनेस का ही एक हिस्सा है इंडस्ट्री, विच इज कंसर्न विथ रेजिंग, पहले क्या आता है रेजिंग, यानी उछेर करवो, राइट। दूसरा आता है प्रोसेसिंग, यानी उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना, प्रोसेस करना मतलब प्रक्रिया करनी। और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, फैब्रिकेशन का मतलब दो तीन चीजों को ज्वाइन करके कोई नई चीज बनाना, उसको फैब्रिकेशन अपने बोलते हैं। तो 3 बातें इसमें आई, टोटल 4 बातें। पहली बात तो इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है। पहला क्या, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जो किसके साथ में कंसर्न यानी कनेक्टेड है। पहले रेजिंग, दूसरा प्रोसेसिंग, और तीसरा फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री वो दो तरह की हो सकती है, या तो कंज्यूमर गुड या तो प्रोड्यूसर्स गुड्स। अब इस इंडस्ट्री को अपने 4 हिस्सों में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। पहले आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव यानी कोई चीज को जमीन में से या तो कुदरत में से ढूंढना और उसको इंडस्ट्री में यूज में लाना, उसको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोलते हैं, राइट। खनन કહેવાય, खनन यानी खनिज काढवाने કહીએ ને ગુજરાતીમાં એને खनन प्रवृत्ति કહેવાય। These industries include extraction of something from natural resources, या तो जमीन में से, या एयर, या वाटर, या फिर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जमीन को खोद के उसमें से निकालना। और इसमें से कहाँ से शुरू करें अपने, तो पहले हंटिंग आता है, नेचुरल है वो भी, शिकार करना। उसके बाद में फिशिंग, फिर फ्रूट गैदरिंग, फ्रूट इकट्ठा करना। माइनिंग, माइनिंग यानी खनिज ढूंढ के निकालना माइंस के अंदर से, यानी खान के भाई। उसके बाद में एग्रीकल्चर और फॉरेस्टेशन यानी जंगल। देयर प्रोडक्ट्स कैन बी यूज डायरेक्टली और एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। उसकी प्रोडक्ट को अपने कैसे यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली अपने कंज्यूम करें, या तो रॉ मटेरियल की तरह से उसको कंज्यूम करें। These industries include those activities by which various forms of wealth are drawn out or extracted or raised from the soil, air, water or from below the surface of the earth। जो ऊपर लिखा है वही है। एक्सट्रैक्टेड या रेज लिखा है, दो चीजें। रेज यानी क्या, अगर प्लांट है, फ्रूट अगर उसमें से चाहिए आपको, तो प्लांट को बड़ा करके उसको ट्रीज बनाना पड़ेगा, तब उसमें से फ्रूट्स आएंगे। तो हम क्या करते हैं, किसी एक छोटी सी चीज को जो हमको दी जाती है उसको प्लांट करते हैं, सैपलिंग को अपने प्लांट करते हो, उसके बाद में उसमें से जो पेड़ उगता है उसके ऊपर से जो भी उपज निकलती है, जो भी उसके
पैदावार निकलती है उसको अपने यूज करते हो। फिर आता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। इसमें रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेयरिंग उछेर करो, ब्रीडिंग यानी એને વધારવું એને બ્રીડિંગ કહેવાય, જન્મ આપવો કહેવાય ને इसमें birds, animals and plants, they are engaged in reproducing and multiplying certain species of plants and animals. Species यानी जाति अथवा तो प्रजाति की है, राइट। सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उसको अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए हम उसको रेज करेंगे, यानी इन्हें उछेरिए अपने। जिसमें नर्सरीज आती है, जहाँ पे प्लांट मिलते हैं वो नर्सरी, यानी जहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं ना उस जगह को अपने नर्सरी बोलते हैं। नर्सरीज मल्टीप्लाइंग एंड सेलिंग प्लांट्स। फिर आता है उसके बाद में कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, घोड़े को, उसके बाद में गाय भैंस उन सबको इन्हें पाला जाता है। फिर पोल्ट्री फार्म्स, मुर्गी या फिर बतख भी आ गई उसके अंदर। फिर डेयरी फार्म्स, इसमें जो दूध देने वाले जानवर है उन्हीं को पालना। एंड कमर्शियल कैनल्स, कैनल्स यानी तबेला केवल, KENNELS, कैनल, जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं वो। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, दे इंक्लूड द इंडस्ट्रीज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, कैनल्स एक्सेट्रा। द यूनिक फीचर, याद रखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, कि उसकी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे अपने शिफ्ट नहीं कर सकते। मकान जहां बना है वहीं बेचना पड़ेगा। तुम बोलो भैया ये मकान है ना, मेरे को फतेहगंज में ट्रांसफर कर देना है, तो ना चले ना। दे आर दिस मीन्स दे आर बिल्ट, इरेक्टेड एंड फैब्रिकेटेड एट द सेम साइट ओनली। बनाया जाता है और उसके बाद में उसको फैब्रिकेट यानी उसको सजाया जाता है, सब एक ही जगह पे होता है। दीज इंडस्ट्रीज यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट, स्टील एक्सेट्रा। साथ में वो कॉरीज, कॉरीज यानी जो पत्थर कपची यूज करते हैं ना उसको कॉरीज बोलते हैं। जो अपने कपची यूज करते हैं ना मकान बनाने में उसको कॉरीज बोला जाता है। अपने वर्ड यूज भी करते हैं। रोड बनाने में यूज होता है कोरी डस्ट, तो रेती जैसा एकदम बारीक होता है और काला, तो रोड बनाने में पहले यूज करते हैं। उसके ऊपर फिर डामर डालेंगे, फिर उसके ऊपर लिक्विड जो होता है ना वो डालेंगे, तो उसके बाद में वो बराबर से बैठ जाएगा ऐसा। जहाँ पानी भर जाता है वहाँ कोरी डस्ट डाली जाती है क्योंकि वो बैठ जाती है, बहती नहीं, वजनदार। फिर आता है उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स। कन्वर्जन यानी ट्रांसफॉर्म करना, रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश या तो फिनिश गुड्स के अंदर ट्रांसफर करना। बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स दे क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। देखो अगर तुम्हें ने उसका रूप बदल दो ना, उसका शेप बदल दो, तो वो फॉर्म यूटिलिटी हो गया। जैसे ये फर्नीचर लकड़े में से बना, वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट की। यूटिलिटी का मतलब क्या, यूजफुलनेस, तुष्टि गुण के बारे में, यानी इस पर्टिकुलर कॉमोडिटी में से जो मेरी जरूरत को सेटिस्फाई करने की ताकत है ना, उसको मैं यूटिलिटी बोलूंगा, बराबर। तो फॉर्म चेंज करने से तुम्हारी यूजफुलनेस बढ़ जाती है वो प्रोडक्ट की तुम्हारे लिए। उसके बाद में आ, यहाँ लिखा गया है, देखो एग्जाम्पल में, टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, टिम्बर यानी लकड़ी। कॉटन को क्लोथ्स में तब्दील किया जाता है। शुगर केन, शेडी, इसको शुगर में। जनरली द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज बिकम रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में से निकलता है ना, वो रॉ मटेरियल बन जाता है किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्म्स इज यूज बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द आयरन प्रोड्यूस बाय माइंस इज यूज बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यानी जो आयरन प्रोड्यूस किया जाता है वो यूज किया जाता है, यानी याद रखो जगह चेंज करेंगे तो भी इससे फर्क पड़ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो पहले आता है देखो एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल मतलब छुट्टू पाड़ू, अलग करना किसी चीज को, तो इसको एनालिटिकल बोलते हैं। जैसे ऑयल रिफाइनरी के अंदर, एग्जाम्पल सीधे सीधे, ऑयल रिफाइनरी के अंदर हम क्या करते हैं, जो क्रूड ऑयल होता है यानी कच्चा तेल, उसके अंदर से अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग करते हैं। पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है, केरोसिन अलग होता है, ये सब अलग किया जाता है। तो ये एनालिटिकल इंडस्ट्री हो गई। सच इंडस्ट्री एनालाइजेस एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल oil refinery processes and separates the crude oil into petrol, diesel,
गैसोलीन, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एक्सेट्रा। फिर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यानी इंजन तेल की बात, ऑयल सिंपल, जो गाड़ी बराबर चले उसके लिए यूज होता है वो। फिर सिंथेटिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक में क्या किया, याद रखो, सिंथेटिक में क्या किया जाता है कि दो चार चीजों को इकट्ठा करने के बाद एक नई चीज बनती है। याद किसके बीच में रखना है डिफरेंस, सिंथेटिक और असेंबली लाइन में। असेंबली लाइन में भी अपने जोड़ते हैं, लेकिन हर चीज अलग रहती है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि एसी बनाने के अंदर कंप्रेसर को, पाइपिंग को, ये सबको जोड़ा गया, लेकिन अगर मैं एसी को खोलूंगा तो सब चीजें अलग अलग दिखाई देगी। पर मैं चार केमिकल को मिला के एक पांचवा नया केमिकल बनाता हूँ, तो वो चार केमिकल उसमें दिखाई नहीं देंगे, उनकी हस्ती खत्म हो जाती है और एक नई चीज बनती है। तो ये हो गया किसके अंदर, सिंथेटिक में हो गया। जैसे कलर इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, वो सिंथेटिक बोली जाती है। ये एग्जाम्पल आपको एमसीक्यू में आएंगे, साइड पे लिख देना। पेंट एक कॉस्मेटिक, सोप और मेडिसिन बनाने की इंडस्ट्री, ये कैसी है, सिंथेटिक, यानी नई प्रोडक्ट बनाना जरूरी है इसमें। जबकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या आता है, इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रॉ मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मानी जाती है। अब इसमें क्या किया जाता है, एक में से दूसरे में प्रोसेस करेंगे। जैसे कॉटन, कच्चा जो कॉटन है उसके अंदर से अपने क्या करेंगे, उसको अलग अलग प्रोसेस में डाल के उसमें से कपड़ा बनाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा पूरी प्रोसेस इंडस्ट्री। पर याद रखो इसमें उसका ओरिजिनल जो क्वालिटी है वो नहीं जाती, कॉटन की जो क्वालिटी है वो नहीं जाती इसके अंदर, कॉटन कॉटन ही रहता है। अब असेंबली लाइन में अलग अलग पार्ट्स को इकट्ठा करो, जैसे स्कूटर बनाना, टीवी बनाना, एयर कंडीशनर बनाना, इसमें अलग अलग हिस्सों को इकट्ठा करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाई जाती है उसके अंदर। डिफरेंट पार्ट्स को इकट्ठा करके, असेंबल यानी इकट्ठा करना, टू प्रोड्यूस न्यू यूजफुल प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल कार, स्कूटर, टेलीविजन, कंप्यूटर। अब अनदर क्लासिफिकेशन उसमें आता है, देखो, हेवी इंडस्ट्रीज। हेवी इंडस्ट्रीज में जिसमें लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी बहुत ज्यादा जिसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़े, उसको अपने क्या बोलेंगे, हेवी इंडस्ट्रीज बोलेंगे। एंड विच हैव लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल, और जिसकी प्रोडक्शन साइकिल काफी लंबी होती है। इसका मतलब उसको बनाने में टाइम लगता है, जैसे आयरन बनाने में टाइम लगता है, लोखंड बनाने, स्टील बनाने में, एरोनॉटिक्स यानी प्लेन बनाने में टाइम लगता है, शिप बनाने में टाइम लगता है। फिर आता है उसके बाद में लाइट इंडस्ट्रीज। सच इंडस्ट्रीज रिक्वायर कंपैरेटिवली स्मॉलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड विच हैव शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल, उसकी प्रोडक्शन की साइकिल कम होती है, छोटी होती है, यानी इसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट भी इतना ज्यादा नहीं करने का होता है। फिर लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। Industries can be classified into large scale and small scale industries on the basis of capital employed in the unit, number of workers employed, materials and tools used, और volume और value of output produced। यानी कैसे, पहली बात तो मैं हर चीज को अलग अलग करके बता रहा हूँ, ध्यान देना। पहली बात तो कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे तो लार्ज स्केल बोला जाएगा। उसी तरह से नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, 100 से ज्यादा वर्कर काम करते हो तो लार्ज स्केल बोला जाएगा। मटेरियल एंड टूल्स यूज्ड, उसमें अगर तुमने 1 करोड़ से ज्यादा का मटेरियल या तो टूल्स यानी मशीन में इन्वेस्टमेंट किया तो उसको लार्ज स्केल बोला जाएगा। वॉल्यूम या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, अब कुछ चीजें ऐसी है ना जो जन्म से बड़ी इंडस्ट्री के अंदर आ जाती है। जैसे प्लेन बनाने की इंडस्ट्री कभी छोटी हो ही नहीं सकती, ट्रक बनाने की इंडस्ट्री कभी छोटी हो ही नहीं सकती, वो प्रोडक्ट जैसी है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बन पाएगी। फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, अ स्मॉल इंडस्ट्री इज द वन which involves the capital expenditure in, most important, अंडरलाइन करो, प्लांट एंड मशीनरी। कोई ऐसा ना लिखे कि टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख हो, टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में बोला गया है। तो प्लांट एंड मशीनरी में जिसमें इन्वेस्टमेंट हो ने 10 लाख से ज्यादा का ना हो, उसको अपने स्मॉल इंडस्ट्री बोलेंगे। यानी उनके वहां पे जो भी मशीन यूज होते हैं ना, वो 10 लाख से ज्यादा की कीमत के नहीं होने चाहिए, तो वो स्मॉल इंडस्ट्री है। लेकिन अगर 10 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ तक है, सॉरी 25 लाख तक है, तो उसको अपने मीडियम स्केल बोलते हैं। और 25 लाख से ज्यादा हो तो उसको लार्ज स्केल के अंदर बोलते हैं। पर ये क्लासिफिकेशन बहुत पुराना है। अब तो गवर्नमेंट ने 5 करोड़ से नीचे उसको स्मॉल स्केल बोला है, 5 से 10 के बीच में उसको मीडियम बोला, 10 करोड़ से ऊपर हो तो लार्ज स्केल बोला है।
ये हर साल बदलता है। इंडस्ट्रीज बाय द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब टाइप ऑफ प्रोडक्ट यानी कैसी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील, लोखंड बनाने की इंडस्ट्री। उसके बाद में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल यानी दवाई बनाने की इंडस्ट्री। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री, और शुगर इंडस्ट्री। इसमें क्लासिफिकेशन तुम्हारा कंप्लीट हुआ। तो ये तुमने क्या देखा, खाली इंडस्ट्री के बारे में, सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में। अब अपने कॉमर्स के बारे में देखे देखे। कॉमर्स इंक्लूड all those activities which help in distribution of goods to the final consumer। अब पढ़ो और समझो क्या लिखा है। कॉमर्स का मतलब प्रोड्यूस करना नहीं है। कॉमर्स का मतलब खाली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बनाना नहीं, लेकिन कस्टमर तक पहुंचाना, ये कॉमर्स का काम है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड को अंडरलाइन करो। फाइनल कंज्यूमर तक वो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें कौन कौन सी सर्विस आएगी, पहले तो बैंकिंग, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा ट्रांसपोर्ट, उसके बाद में वेयर हाउसिंग यानी गोडाउन, फिर पैकिंग और एडवर्टाइजिंग। सब सिंपल है वर्ड। अब कॉमर्स इज एन एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफरिंग गुड्स टू दोज पीपल वुड नीड देम, यानी उन तक गुड्स को पहुंचाना जिनको उसकी जरूरत है, यानी जिन्होंने मांगा उन तक वो चीज पहुंचनी चाहिए। कॉमर्स इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज of goods between the members of the industrial world. It creates a necessary link between the producers and customers. कॉमर्स कैसी सिस्टम है, ऑर्गेनाइज सिस्टम है। उसमें क्या किया जाता है, जो भी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में लोग हैं उन सारे लोगों के साथ में हम एक लिंक बनाते हैं प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में। प्रोड्यूसर खाली प्रोड्यूस करके छोड़ देगा, कंज्यूमर सिर्फ कंज्यूम करेगा, लेकिन प्रोड्यूसर ने जो बनाया वो कंज्यूमर तक पहुंचाएगा कौन, तो वो कॉमर्स है। बराबर। इट इंक्लूड्स all the necessary functions for the free and smooth flow of goods and services between producers and consumers. But such flow is not always smooth, क्योंकि है ना हमेशा कंज्यूमर तक पहुंचाना आसान नहीं होता है। कंज्यूमर अगर कोई पहाड़ पे रहता हो तो, लेकिन फिर भी वहां तक भी गुड्स जाते हैं। हम जानते हैं कि बहुत ऊंचाइयों पे रहने वाले लोगों के ऊपर भी ऐसा तो है नहीं कि वो चीजें उसको यूज नहीं कर पाएंगे, वहां तक भी हम ट्रांसपोर्टेशन से वो चीज पहुंचा पाते हैं। Following are the main hindrances or obstacles which affect the smooth flow of goods and services between producers and consumers. सबसे पहले लिखा है कौन कौन से हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस यानी रुकावट, लिख लो याद नहीं रहता। हिंड्रेंसेस यानी डिफिकल्टीज। मैं दोनों वर्ड बोलता हूं। Sometimes the producers are not able to find the persons। उनको बेचना है लेकिन उनको पता नहीं कि कंज्यूमर कहाँ पे है, तो ये काम कौन करेगा, तो ट्रेड से ये काम कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एजेंट होते हैं जिनको पता है कि कौन सी जगह पे तुम्हारे गुड्स बिकेंगे, वो वहां तक तुम्हारे गुड्स को पहुंचाने का काम करेंगे, और वो भी फेयर प्राइस के ऊपर। फेयर प्राइस यानी पोसाई देवी कीमत यानी फेयर प्राइस के ऊपर। हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, द सेल एंड और ट्रांसफर ऑफ गुड्स रिक्वायर एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद मनी। अब पैसा आएगा कैसे, अगर मैं सामने सामने बिजनेस करता हूं तो मैं कैश दे के वो काम कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन अगर दूर है तो पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसमें बैंक की सर्विस बीच में आती है। इसमें कौन सी सर्विस बीच में आती है, बैंक की सर्विस। हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज मीन्स प्रॉब्लम ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट, व्हेन इज द मनी टू बी पेड। द प्रॉब्लम ऑफ मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट यानी कैसे पैसे दिए जाएंगे, किस तरह से अपने पैसे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। These problems are solved by commerce by using the agency like banks, financial institutions, etc. तो ये कौन सॉल्व करेगा, एजेंसीज। और वो एजेंसी कौन सी है, बैंक है। और बाकी की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब याद रखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक में फर्क क्या है। बैंक आपको चेकबुक देगी, बैंक आपके पास से रोज पैसे डिपॉजिट करवा सकती है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खाली लोन देने का काम करती है, सिर्फ लोन देने का काम। जैसे बजाज फाइनेंस, वहां तुम पैसे ऐसा नहीं बोल सकते मुझे सेविंग्स में पैसे डालने हैं। बजाज फाइनेंस लोन देने का खाली काम करती है। बराबर ना। फिर हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। प्लेस यानी जगह की जो रुकावट है वो कैसे दूर होती है। द लोकेशंस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कस्टमर्स आर नॉट सेम। लोकेशन दोनों के अलग अलग होते हैं, एंड कस्टमर अलग जगह पे, प्रोड्यूसर अलग जगह पे। दे मे बी लोकेटेड नियर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के पास भी हो सकते हैं या तो अवे फ्रॉम ईच अदर।
These may create the problems of transfer of goods from producer to consumer. Transfer of goods producer से consumer तक. Risk coverage during transportation and protection of goods during transportation. रिस्क कवरेज का मतलब क्या? रिस्क, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं तो रास्ते में गुड्स रहेंगे या नहीं. अभी परसों का एक केस है, समुद्र के अंदर एक शिप के अंदर आग लगी है. शिप में आग लगी, उसमें BMW, मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी कार्स है. 300 से ऊपर कार्स है उसके अंदर, पूरी शिप के अंदर. उसमें से सबकी सब महंगी कार्स है जो इंपोर्ट की जा रही है कोई कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री से. अब सोचो ये पूरी का पूरा जहाज अगर जल जाए या तो डूब जाए तो इसके पैसे कोई मिलने चाहिए ना, वो कंपनी को या तो जिसने खरीदा उसको मिलने चाहिए. जिसका रिस्क हो उसको पैसे मिलेंगे. तो ये कौन करता है काम? इंश्योरेंस करता है ये काम. बराबर नहीं? तो इंश्योरेंस लेना ऐसे ट्रांजेक्शन के अंदर जरूरी बन जाता है. वैसे भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन यानी इंटरनेशनल ट्रेड जो भी करता है ना, वो इंश्योरेंस के बिना अलाउड नहीं है. यानी इसका जहाज पूरा डूब भी गया ना तो भी एक एक जन को पैसा मिल जाएगा. जहाज वाले को भी पैसा मिलेगा, जिसकी शिप है उसको भी पैसा मिलेगा, जिसके गुड्स है उसको भी पैसा मिलेगा. और अगर कोई आदमी मर गया तो उसकी फैमिली को भी पैसा मिलेगा. तो ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? तो कॉमर्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जिसमें रेलवेज, एयरलाइन, शिपिंग कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज, फायर, मरीन, जनरल इंश्योरेंस और पैकिंग करने वाले. पैकिंग अगर अच्छा होता है ना तो गुड्स को डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं. फिर hindrances of time. The production time and consumption time are not always same. So the goods need storage till they are being delivered. This problem can be solved by the facilities of warehousing. अब देखो, hindrance of time यानी टाइम की रुकावट. वो कैसे? आज मैंने प्रोड्यूस किया तो आज के आज थोड़े कस्टमर मिल जाएंगे. कस्टमर को मिलने में मुझे टाइम लगेगा. तो ये टाइम तक मुझे गुड्स को क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा. तो जहां पे स्टोर करता हूँ वो फैसिलिटी देने वाला कौन? वेयर हाउसिंग वाला. और हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. नॉलेज का मतलब कस्टमर को पता ही नहीं है कि ये चीज मार्केट में मिलती है कि नहीं. तो कस्टमर को अब कैसे पता करवाएंगे? तो एडवर्टाइजिंग से. तो यहाँ पे हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज यानी ना मालूम होना कंज्यूमर को मार्केट में गुड्स कौन सी प्राइस पे कहाँ पे अवेलेबल है उसका नॉलेज देना, वो कौन करेगा? एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी. दिस कैन बी डन बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसीज. अब कंक्लूजन. द कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, अंडरलाइन करो, विच सीक्स टू हेल्प एक्सचेंज ऑफ गुड्स. इसको विच सीक्स यानी ढूंढना, उसको सीक्स बोला जाता है. बाय रिमूविंग फॉलोइंग हिंड्रेंसेस. कौन कौन सी परेशानी को दूर करता है? हिंड्रेंस यानी परेशानी, डिफिकल्टी. हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, पर्सन का थ्रू ट्रेड. उसके बाद में हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, तो वो बैंकिंग से. हिंड्रेंस ऑफ प्लेस हो तो ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और पैकिंग, तीन चीजें. फिर टाइम लिखा हो तो उसके बाद में वेयर हाउसिंग, और नॉलेज लिखा हो तो उसके बाद में एडवर्टाइजिंग आएगा. अब लास्ट, ट्रेड. ट्रेड रिफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी अदला बदली करना. ट्रेड का मतलब अदला बदली करने के लिए सामने इंसान का हाजिर होना जरूरी है. ट्रेड तभी हो पाएगा जब इंसान दोनों आपस में मिलते हो. क्योंकि अगर तुम दूर दूर हो गए ना तो फिर कॉमर्स हो जाएगा. क्योंकि फोन पे तुमने बात की तो कम्युनिकेशन आ गया. तुमने पैसे ट्रांसफर किए ऑनलाइन तो तुम्हारा कौन सा बैंकिंग फैसिलिटी आ गई. तुमने गुड्स को वहां से यहाँ तक मंगाए तो ट्रांसपोर्टेशन आ गया. लेकिन ट्रेड का मतलब आमने सामने कोई भी कॉमर्स की फैसिलिटी को यूज किए बिना अगर मैं एक्सचेंज करता हूं तो वो ट्रेड है. ट्रेड यानी सिंपल तरीके का एक्सचेंज. बराबर. यहाँ लिखा है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स बट इट डज नॉट इंक्लूड एंसिलियरी. एंसिलरी का मतलब सपोर्टिंग, मदद रूप. एंसिलरी यानी मदद रूप, सपोर्टिंग. ट्रेड के बिल्कुल नीचे लिखा है, फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. यानी कोई भी फंक्शन के बिना हम इसको यूज करेंगे. देखो, इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड यानी कंट्री के अंदर जो ट्रेड होता है वो इंटरनल ट्रेड है. पेमेंट फॉर सच सेल आर मेड इन नेशनल करेंसी और थ्रू बैंक. जो भी पेमेंट करते हैं वो अपनी करेंसी में करेंगे और वो भी बैंक से कर सकते हैं. द इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स.
और हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन को यूज कर, हमारी रेलवे यूज होगी, हमारी जो ट्रक्स है वो वगैरह यूज की जाएगी। और इसमें होलसेल और रिटेल दो टाइप ऑफ ट्रेड आते हैं। होलसेल अपने जानते हैं, लार्ज क्वांटिटी के अंदर अगर मैं गुड्स को बेचता हूँ, लेकिन वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आके कस्टमर पे, याद रखो ट्रेड है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आके अगर अपने बेचते हैं तो इट इज अ लिंक बिटवीन, ये अंडरलाइन करना है, इट इज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द रिटेल ट्रेडर्स। यहाँ कस्टमर नहीं आता, यहाँ कौन आता है, प्रोड्यूसर और रिटेल ट्रेडर्स दोनों। फिर आता है उसके बाद में रिटेल ट्रेड। दिस मीन्स सेल ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। हम स्मॉल क्वांटिटी के अंदर गुड्स को बेचेंगे, और ये किस किस के बीच में लिंक बनता है, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। यहाँ आता है कंज्यूमर। अब इंटरनेशनल या तो फॉरेन ट्रेड, इसमें दो अलग अलग कंट्री यानी डिफरेंट कंट्रीज के बीच में गुड्स का एक्सचेंज किया जाता है। इन इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स आर मेड इन फॉरेन करेंसीज लाइक डॉलर और पाउंड। सच ट्रेड इज कंडक्टेड ऑन होलसेल बेसिस। ये ट्रेड कैसे किया जाता है, हमेशा होलसेल के ऊपर। कोई ऐसा ना बोले कि वहां से एक मोबाइल भेजो ना, तो खर्चा ज्यादा हो जाए उसके लिए। और फॉरेन ट्रेड में पहले इंपोर्ट आता है। इंपोर्ट यानी हमारे कंट्री में दूसरी कंट्री से गुड्स को मंगवाना, यानी ब्रोकरिंग, ब्रोकरिंग यानी लाना फॉरेन गुड्स फॉर होम यूज। खरीदना भी बोल सकते हैं ब्रोकरिंग का। एक्सपोर्ट ट्रेड, सप्लाई ऑफ आवर डोमेस्टिक गुड्स टू अदर कंट्री, हमारे गुड्स को दूसरी कंट्री में बेचना। एंड एंट्रीपोर्ट ट्रेड, ट्रेड बिटवीन फॉरेन प्रोड्यूसर्स एंड फॉरेन कंज्यूमर्स, यानी बाहर के कस्टमर्स के साथ में, बाहर के ट्रेडर्स के साथ में अपने क्या करेंगे, ट्रेड करे, तो उसको एंट्री पोर्ट बोला जाता है। ओके, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आज ये खत्म हुआ।